एनसीपी में बगावत अब आर पार की लड़ाई के रूप में सामने आ गई है। एक तरफ अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को हटाकर खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया, तो वहीं शरद पवार का कहना है कि अभी वही पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज शरद पवार ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। इसे अजीत पवार ने अवैध बताया। हालांकि दिल्ली में एनसीपी दफ्तर में शरद पवार समर्थकों की तरफ से लगे पोस्टर्स में अजीत पवार को गद्दार बताया गया। It doesn't arise to something. Now I work more effectively. Whether 82 or 92. मुंबई में संख्या बल के शक्ति प्रदर्शन में भले ही चाचा भतीजे से मात खाते नजर आए, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही शरद पवार के समर्थन में समा बंध चुका था। शरद पवार समर्थकों ने एनसीबी दफ्तर के बाहर अजीत पवार के विरोध में पोस्टर चस्पा कर जिसमें अजीत पवार को फिल्म बाहुबली का कटप्पा बताया। पोस्टर में लिखा, पूरा देश अपनों के बीच छिपे गद्दारों को देख रहा है, जनता ऐसे धोखेबाज लोगों को माफ नहीं करेगी। मुंबई में लगे पोस्टर और कार्यकारिणी सदस्यों के संबल ने मराठा क्षत्रप को उम्मीदों का नया आसमान दे दिया। अपनी उम्र पर भतीजे के तंज का जवाब देते हुए शरद पवार ने एक बार फिर ऐलान कर दिया कि एनसीपी के अध्यक्ष वही है। शरद पवार ने अजीत पवार के सीएम बनने की चाहत के लिए भी शुभकामनाएं दी। 2024 में मोदी सरकार बदलने की भी मुनादी कर दी। कोई कुछ चाहते तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना हो, किसी को आर्मी चीफ बनना हो, वो चाहते हैं। चाहने में मेरी शुभकामनाएं। एक बात है, हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ ठीक तरह से निर्णय लेगा। और दूसरी बात यह है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में महाराष्ट्र में हुकूमत बदलेगी। एनसीपी में उठे बवंडर के बीच दिल्ली पहुंचे शरद पवार को राहुल गांधी का भी साथ मिल गया। राजस्थान में पायलट गहलोत विवाद खत्म करने के बाद राहुल गांधी सीधे शरद पवार से मुलाकात करने पहुंच गए। पवार से राहुल गांधी की मुलाकात के बाद एनसीपी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने शरद पवार को समर्थन का ऐलान किया है। ये भी कहा कि पूरा विपक्ष शरद पवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। कार्यकर्ता साफ कर देना चाहते हैं कि जो ये लोग पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं, जनता को पता चल चुका है कि ये लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा है। अब बात दबी नहीं रहेगी। अब बात जनता को पता चल चुकी है कि ये लोग गद्दार हैं। इन्होंने एक 83 साल के आदमी की पीठ में छुरा घोंपा है। शरद पवार जब दिल्ली में डेरा डाले थे, उधर मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस और शिवसेना की हलचल भी जारी थी। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ कि बीजेपी के खिलाफ एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में विचारों का जो गला घोटा जा रहा है, लोकशाही का गला घोटाया जा रहा है, तानाशाह प्रवृत्ति के माध्यम से किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से डर दिखाकर ये सब खेल किया जा रहा है। इसके बारे में चिंता व्यक्त हमने पहले शुरुआत में की और इस तानाशाह प्रवृत्ति को महाराष्ट्र से हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हम एनसीपी के कद्दावर नेता शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस और हमारी लेफ्टिस्ट जो पार्टियां हैं, उनको सबको साथ लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाकर महाराष्ट्र से बीजेपी को हमेशा के लिए बाहर करने का एक प्लान हमने बनाया है। प्रोसेस है ऑलरेडी। जिस दल के अपोजिशन के जिस दल के ज़्यादा मेंबर हो गए, जिस विधायक हो गए, उसी दल का अपोजिशन लीडर होता है। आज के तारीख में जो कोई संख्या बल है जो सामने आ रहा है, उसमें सबसे बड़ा दल अब कांग्रेस पार्टी है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी का अपोजिशन लीडर होगा, लेकिन इसमें हम लोग उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी से चर्चा कर ही कदम उठाए। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और जब देगलूर से वो महाराष्ट्र में आ रही थी, तो तभी बीजेपी की ओर से अशोक चव्हाण जी के बारे में उस तरह की अफवाहें फैलाने का काम शुरू हो चुका था। तब भी कांग्रेस की तरफ से हमने बयान किया था कि कांग्रेस से कोई नहीं जाएगा और बीजेपी बार बार वही कर रही थी कि राहुल जी जैसे चलते रहेंगे, उनके पीछे से उनकी पार्टी गायब होती रहेंगी। और पंकजा मुंडे जी कांग्रेस में आ रही हो
तो कांग्रेस का महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष करके पूरे महाराष्ट्र के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब उनका स्वागत करेंगे। देखिए, जो मौजूदा परिस्थिति महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और बीजेपी ने जिस तरह से लोकतंत्र का पूरी तरह से लोकतंत्र को तार तार करने की कोशिश सत्ता के नशे में चूर होकर किया है उसकी निंदा की गई है और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी शरद पवार जी हों या उद्धव ठाकरे जी हों इनसे मिलकर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और देश के लोकतंत्र को और बचाने के लिए हर तरह से प्रयास किया जाएगा। यहाँ तक लोकसभा की सीट की बात है, हम तीनों पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। सवाल सीट किसकी, कौन ज्यादा लड़ेगा कौन कम लड़ेगा, सवाल वो नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी शिंदे गठ के ये जो भी गठबंधन, तीन पार्टियों का गठबंधन जो अब नया बना है, इसके उम्मीदवार को कैसे परास्त, जो पार्टी जहां परास्त कर पाएगी वहां वो चुनाव लड़ेगी। इधर मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने भी कार्यकर्ताओं के सामने हुंकार भरी, बीजेपी पर महाराष्ट्र को तोड़ने का इल्जाम लगाया तो लगे हाथ समर्थकों से बीजेपी को सबक सिखाने का आह्वान भी कर दिया। त्यांनी त्या दिवशी जे काही कृत्य केलं ते व्हिडिओवर सगळ्यांनी बघितलं आणि त्याच्यानंतर त्यांची उतरती काळात सुरू झाली। एक लक्षात घ्या, ही लढाई एवढी घाणेरडी आणि विकृत आहे, त्यांना शिवसेना का नकोय तर महाराष्ट्राचा त्यांच्या मनात भरलेला द्वेष, म्हणून त्यांनी शिवसेना फोडली, आता राष्ट्रवादी फोडली, उद्या हे महाराष्ट्र फोडतील तर तेव्हा विरोध करायला त्यांना कोण नकोय, तर ते आता आपण होऊ देणार नाही हे तुम्ही टाकून दिलं। त्याच्यामुळे तुम्हाला मनापासून। उद्धव सेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर ये दावा किया कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शक्ति खत्म हो गई है और जल्दी सूबे का मुख्यमंत्री बदलने वाला है। लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे ने एनसीपी को ही आईना दिखाया, सीएम पद से अपने इस्तीफे की खबर को बकवास बता दिया। बात ऐसी है कि एक फ्रेज है, एक फुल दो हाफ, कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दो हाफ है, दो डिप्टी सीएम, और एक फुल नहीं है, वो भी डाउटफुल है। मुख्यमंत्री वो कोई भी जा सकते हैं। जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है कोई ज़रूरत नहीं थी, पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की, फिर भी अजीत पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर ख़त्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। अरे मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ और कितने हद तक जाना, मैं तो कहूँगा कि उनकी जो पार्टी की हालत है वो हालत को देखना चाहिए, उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। दूसरे के घर में झांकने से पहले अपना घर साबित है क्या वो देखो, वो तो घर टूट गया है आपके इस ऐसे रवैये से। एनसीपी में जारी उथल पुथल के बीच लालू यादव भी पटना से दिल्ली पहुंच गए। मीडिया ने जब उनसे राहुल गांधी के पीएम की उम्मीदवारी पर सवाल दागा तो लालू यादव ने पीएम मोदी पर ही निशाना साध दिया। अधिक करने की बात अलग है, पीएम बनने का पीएम यो जो भी पीएम हो बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री कोठी में तो क्या लगता है सर, राहुल प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है जी। ये खत्म करना चाहिए और जो भी हो वो पत्नी के साथ है। पर सर मोदी जी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है। अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट कहते थे उसी को मंत्री बनाए वहाँ महाराष्ट्र में, ये दुमुहा लोग हैं। पटना से दिल्ली के लिए रवाना होते वक्त भी लालू यादव ने 2024 में मोदी सरकार की विदाई की घोषणा कर दी। टेस्ट कराने का दिल्ली में ही होता है, इसलिए हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट। इसके बाद से लौट के आना है, जाना है बंगलुरु जाना है, नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है, फिर लौट के आने का। महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ विपक्षी दलों की सहानुभूति बढ़ती जा रही है। भले ही एनसीपी पर कब्जे की जंग में वो जीते या हार जाए, लेकिन इसी बहाने देश भर के विपक्षी दलों को मोदी सरकार और बीजेपी पर हमले का नया हथियार मिल गया है। ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।